वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स का ऑफिशियल सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने अभी लॉन्च किया है। आप यहां पर समझें कि हम इस वीडियो के अंदर इस सैंपल पेपर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एंड हर क्वेश्चन का हम यहां पर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं कि बेसिकली इस पेपर के अंदर पेपर पैटर्न क्या है। तो यहां पर आपका बेसिकली 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए जो है आपका क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक, ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं जहां पर 18 एमसीक्यू और 2 रीजन असर्शन के क्वेश्चन आपको दे रखे। इसके बाद क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 25 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्वेश्चन 26 से क्वेश्चन 32 तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चन 33 से इनफैक्ट यहां पर 26 से 31 और 32 से आपका 35 तक आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं एंड 36 से 38 तक 3 केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, लेकिन 2 इंटरनल चॉइस 2 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर और 3 क्वेश्चंस में इस सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस में 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें इंटरनल चॉइस है और 36 टू 38 जो केस स्टडी है उनके एक सब पार्ट में आपके पास चॉइस देखने को मिलेगी। तो ये था क्वेश्चन में 5 सेक्शंस हैं। सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए 1 मार्क के क्वेश्चंस यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन शोन इन द ग्राफ। तो हमें यह बताना है कि ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है। अब ऑब्वियसली ऑप्शंस देखकर आपको पता लग जाएगा कि भाई ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, लेकिन कौन सा फंक्शन, अगर नहीं पता चलता तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। देखिए 0 पर दोनों वैल्यूज 0 आ रही हैं। जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू भी 0 है और वो कब होता है, साइन के अंदर होता है। तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। यहां पर हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स x होता है उसकी जो डोमेन होती है, साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 होती है एंड उसकी जो रेंज है वो हमारे पास होती है -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल। अब यहां पर वो डोमेन के बारे में बात कर रहा है, तो ध्यान से देखें भाई जो इसकी डोमेन है वो कहां तक जा रही है, वो यहां तक जा रही है, वो यहां तक जा रही है, जबकि -1 से 1 होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राफ की जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है आपकी, इसके हाफ में है, -1/2 से 1/2 तक है आपकी। तो हमें वो फंक्शन बताना है जिसकी जो डोमेन है वो -1/2 से 1/2 है। अब ऑब्वियसली साइन इनवर्स x खुद तो नहीं है क्योंकि उसकी डोमेन होती है -1 से 1। अगर ये साइन इनवर्स x का ग्राफ होता तो -1 से 1 के बीच में बनता, तो इसकी तो डोमेन होती है -1 से 1, ये तो फंक्शन नहीं है आपका। इसके बाद हम बात करें तो डायरेक्टली हम यहां डोमेन से ही बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा। तो ध्यान से देखें कि जो आपका x की वैल्यू है वो -1/2 से 1/2 के बीच में है आपकी। तो यहां पर जो साइन की डोमेन है वो होनी क्या चाहिए, -1 to 1 होनी चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां बनेगा -1, यहां बच जाएगा 2x, यहां पर 1, यानी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका एंगल 2x है। तो ध्यान से देखें 2x किसका है, इसका। तो इसका आंसर हो गया साइन इनवर्स 2x। और अगर आप इसे रिवर्स में करना चाहें कि भाई इसकी डोमेन क्या है, -1 to 1, तो ये तो हो गया आपका यहां पर। आफ्टर दैट इसकी डोमेन निकालना चाहें तो ध्यान से देखिए साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 से 1। तो जो 2x है आपका वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा आपका। हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है कि x कहां से कहां तक रख सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, कंप्लीट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे क्या आ गया,
2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/2 से 1/2, यानी जो यहां पर x है वो आपका -1/2 से 1/2 हो सकता है। तो ऐसे भी इसका आंसर ये आ जाएगा। और अगर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो x/2 जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और यहां हमें x निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2, -2 से 2। तो यहां पर जो x है आपका वो क्या आ जाएगा, वो -2 से 2 के बीच में आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखें। और अगर हम d वाले की बात करें तो d वाले में यहां एंगल है x, और तो x जो है वो आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो x जो है वो -1 से 1। अब आप बोले सर यहां तो 2 भी मल्टीप्लाई में है, तो ध्यान से देखिए कि यहां पर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, वो पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है। तो 2 इसकी रेंज पर फर्क डालेगा। जो इसकी रेंज है वो है -π/2 से π/2, लेकिन इसकी रेंज अलग आएगी, तो वो रेंज पर फर्क डालेगा, लेकिन डोमेन इन दोनों के लिए यहां पर क्या है, सेम होने वाली है। तो जब हमने डोमेन निकाली तो भी क्या है, इस वाले ऑप्शन की जो डोमेन है वो -1/2 से 1/2 आ रही है, यानी इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स 2x हमारे पास यहां पर होगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डोमेन से फंक्शन का पता लगा रहे हैं या फंक्शंस की डोमेन निकाल करके कर रहे हैं। इट्स अप टू यू, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 1 में ही जो पार्ट है फॉर विजुअली इंपेयर्ड, जो आपके स्टूडेंट है जो ग्राफ नहीं देख सकते, उनके लिए उसने क्या कहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुज डोमेन इज -1/3, 1/3 इज, यानी हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताना है जिसकी डोमेन -1/3 से 1/3 होगी। दो तरीके करने के। पहला तरीका कि हम यहां पर डोमेन से ही डिस्कस करें कि हमारी जो डोमेन है वो आपकी कहां से कहां आ रही है, -1/3 से 1/3 आ रही है। तो यहां से हम आपका क्या है, इसका एंगल पता लगाएं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता लगाएं जिसके लिए ये हमसे कह रहा है। आप ध्यान से देखें तो यहां सभी ऑप्शंस कॉस इनवर्स में दे रखे हैं। तो कॉस इनवर्स x की जो डोमेन है वो -1 से 1 होती है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से π, लेकिन रेंज का हमें यहां पे कोई काम नहीं है। तो ध्यान से देखें, डोमेन होती है -1 से 1, तो इसको -1 से 1 बनाना है। डिवाइड में है 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो यहां पे आ जाएगा -3, यहां पे हो जाएगा 3x और यहां पे 1, सॉरी यहां पे आ जाएगा -1। तो -1 से 1 आ रहा है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उसका एंगल है 3x, यानी यहां पर cos इनवर्स 3x आपका, तो वो जो फंक्शन है वो हो जाएगा cos इनवर्स 3x। एक तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप हर फंक्शन की क्या निकाल दें, यहां पर डोमेन निकाल दें, और फिर आप जिसमें से इनमें से जिसकी भी जो डोमेन है वो -1/3 से 1/3 आएगी वो आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। cos इनवर्स x की डोमेन तो हमें पता ही है, -1 से 1 होती है, ये तो हो ही नहीं सकता। आफ्टर दैट इसको चेक करेंगे तो x/3 है जो आपका, वो कहां से कहां होगा, -1 से 1 होगा। हमें यहां x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3, यानी इसकी डोमेन तो आ गई आपका यहां पर -3 to 3। अब आप यहां पे चेक करें x की जो वैल्यू है, x कहां से लाई करेगा आपका, -3 से 3 लाई करेगा। यहां पर अब आप ध्यान से देखें cos 3x जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा आपका, एंड यहां पे हमें आपका x चाहिए होता है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से -1/3 to 1/3, यानी जो x है वो कहां से लाई करेगा आपका, -1/3 से 1/3, यानी यही आंसर हो गया। और इसको चेक करें तो इसकी भी जो डोमेन है वो -1 to 1 आ जाएगी, क्योंकि यहां पर भी जो एंगल है वो x ही है। आप बोले सर 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा डोमेन पर, 3 से फर्क आएगा जब हम इसकी रेंज निकालेंगे, तो डोमेन इसकी भी सही यही रहने वाली है। तो आप चेक कर लें, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उससे कर सकते हैं। जब आप x की वैल्यू -1/3 से ये ले रहे हैं
तो फिर आपको यहां पे -1 to 1 बनाना है ताकि आप उस एक्चुअल एंगल तक पहुंच पाए। आफ्टर दैट अगर आप यहां एंगल ले रहे हो तो फिर यहां x बना लो कि x कहां से बिलोंग करेगा आपका, और फिर वहां से आपको डोमेन मिल जाएगी एंड आप बता पाएंगे कि यहां पर कौन सा फंक्शन है जिसकी डोमेन -1/3 से 1/3 है। तो यहां पर आंसर हमारा C हो जाएगा। उस वाले में आंसर B है और यहां पर आंसर हमारा C हो रहा है। नाउ क्वेश्चन 2 देखिए, इफ फॉर 3 matrices A is equal to Aij जिसका की ऑर्डर है m क्रॉस 4, B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस 3, C एक मैट्रिक्स है जिसका की ऑर्डर है p क्रॉस q, प्रोडक्ट्स AB एंड AC बोथ आर डिफाइंड। जो AB और AC दो प्रोडक्ट है वो दोनों डिफाइंड हैं एंड आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। जो AB और AC मिलेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और सेम ऑर्डर के होंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। देन द वैल्यू ऑफ m n p एंड q r, तो m n p q r की वैल्यू क्या होगी। इससे पहले हम इसका की कंसेप्ट समझते हैं कि दो मैट्रिक्स के डिफाइंड होने का मतलब क्या है। मान लीजिए A का ऑर्डर है m क्रॉस n और B का ऑर्डर है p क्रॉस q, तो जो AB का प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होता है कब, इज डिफाइंड इफ कि यदि पहले वाली मैट्रिक्स यानी A का नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के यानी n इज इक्वल टू p होगा, तभी जो इनका प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज इनका प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाली के नंबर ऑफ रोज के, ऐसे लिख लो, और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होता है। और जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है आपके पास ये वाला m क्रॉस q, पहली वाली के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जो AB का ऑर्डर है वो होता है m क्रॉस q। इस कंसेप्ट का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो AB एंड AC दोनों डिफाइंड है। AB A का ऑर्डर क्या है m क्रॉस 4 है और B का ऑर्डर क्या है वो है n क्रॉस 3। अब क्योंकि जो AB है वो डिफाइंड है तो पहली वाली के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, तो यहां पे n की वैल्यू हमें 4 मिल गई, यहां से n और 4 बराबर होंगे तभी ये डिफाइंड हुआ होगा। और जो AB का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ AB जो है वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा m क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ AB आएगा m क्रॉस 3। सिमिलरली यदि मैं AC के साथ करता हूं तो A का जो ऑर्डर है वो क्या है मेरे पास, A का ऑर्डर है m क्रॉस 4 एंड C का जो ऑर्डर है वो है p क्रॉस q। अब AC डिफाइंड है मतलब पहले वाली के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं, यानी P जो है वो आपका 4 है। एंड आफ्टर दैट ऑर्डर ऑफ AC यदि मैं यहां से निकालना चाहूं तो ऑर्डर ऑफ AC जो है वो होगा m क्रॉस q। अब यहां से आप बोले सर हमें दो वैल्यूज तो मिल गई दैट आर n एंड p, हमें दो वैल्यूज अभी भी नहीं मिल पाई हैं, तो उसके लिए हमें क्या है और कंडीशन दे रखी है कि AB और AC जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब उनका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। क्योंकि जो AB है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, AB इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे यानी m की वैल्यू होगी 3, m की वैल्यू होगी 3। अब AC में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, इनके ऑर्डर आपस में बराबर भी हैं। AB का ऑर्डर जो है इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AC के बराबर है, AC के ऑर्डर के भी बराबर है। इसका ऑर्डर है m क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है m क्रॉस q। ध्यान से देखो m है, q की वैल्यू भी यहां से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो q भी हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। हमारे पास m और q जो है वो 3 आ रहे हैं एंड n और जो p है वो हमारे पास 4 आ रहे हैं। तो हम अपने ऑप्शंस को देखें तो m और q 3 n और p 4, ये हमारा ऑप्शन ए हमें यहां पर दे रखा है।
तो आपने की कंसेप्ट समझा कि दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड तब होता है जब पहले वाली के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स के, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो पहले वाली के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स से बनता है। उस कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर लिया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 3 देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए इज सिक्यू सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है और ये सिक्यू सिमेट्रिक है, देन द वैल्यू ऑफ Q प्लस टी अपॉन P प्लस R, इस टर्म की हमें वैल्यू बतानी है। आप ध्यान से समझें कि मैं इसकी वैल्यू इजीली बता सकता हूं, यदि मुझे इन सब की वैल्यू पता हो तो मुझे केवल ये कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर आप समझें कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है। पहला तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इसके जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और इसका जो कोई भी एलिमेंट है ए आई जे, वो माइनस ऑफ ए जे आई होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि ए आई जे जो एलिमेंट है वो माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होता है। तो यहां पर आप समझें कि ए आई जे यानी A12, तो यहां 1 2 ले रहे हो तो यहां 2 1 हो जाएगा। तो यहां पे देखो सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, यानी P की वैल्यू तो यहां से जीरो आ गई, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। आफ्टर दैट मैं कहूं यहां पर P जीरो हो गया और यहां पर हमें निकालना है R भी। तो R कौन सा एलिमेंट है आपका, R है 1 2। A12 जो है वो माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा। A12 तो है हमारा R और A21 कितना है मेरा 3 है, यानी R की वैल्यू आ गई -3। इसके बाद मुझे निकालना है ये आपका T कौन सा एलिमेंट है 2 3। तो A23 जो है वो माइनस ऑफ A32 के बराबर होगा। 2 3 कितना है T है और 3 2 कितना है मेरा 3 2, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस का 4 है। तो T की वैल्यू यहां से आ गई 4। आफ्टर दैट मुझे क्या चाहिए, P मिल गया, R मिल गया, T मिल गया, Q और रह रहा है। Q को देखें तो ये 3 1 है, तो A31 जो है वो माइनस का A13 के बराबर होगा। 3 1 कितना है मेरे पास Q है, ये 13 कितना है माइनस का 2 है, तो यहां से Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई। तो यहां से मैं इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो Q प्लस टी अपॉन P प्लस R, Q कितना है मेरा, Q है मेरा 2, T है मेरा 4, P है मेरा कितना यहां पे 0 और R है मेरा कितना यहां पे माइनस का 3। तो यहां पे आ गया 6 अपॉन माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 2। यानी इस टर्म को कैलकुलेट करने से जो वैल्यू है वो माइनस का 2 आ रही है। दैट मींस आप ऑप्शन ए को यहां पर टिक करेंगे। तो आपको कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए कि सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं और कोई सा भी ए आई जे जो है वो माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होता है। एक और तरीका भी आप यहां पर लगा सकते हैं जो जनरली क्लासेस में बताया जाता है और बच्चे ज्यादा कन्वीनियंट रहते हैं इस तरीके के साथ में। तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है जब उसका ट्रांसपोज खुद उसके ही बराबर हो तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक, और अगर उसका ही ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है तो हम उसे कहते हैं सिक्यू सिमेट्रिक। क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक आ रही है तो इसका ही ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के होगा। तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए ट्रांसपोज, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 0 R -2 3 P T यहां पर, आफ्टर दैट Q -4 0, आफ्टर दैट यहां पे माइनस ऑफ ए, यानी जो ए है उसका नेगेटिव कर दो, मैं डायरेक्ट नेगेटिव कर रहा हूं यहां पे 0 माइनस का R 2 माइनस का 3 माइनस का P माइनस का T माइनस का Q 4 और 0। अब यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहां से ये जो 3 है वो माइनस R के बराबर हो जाएगा, तो यहां से जो R की वैल्यू है वो -3 आ गई। आफ्टर दैट Q की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2 आ गई, कंपेयर करना है केवल, और जो P है वो -P के बराबर है, P इज इक्वल टू -P इधर ले आओ, P प्लस P इज इक्वल टू में 0, 2P इज इक्वल टू में 0 विच इंप्लाइज P इज इक्वल टू में 0, तो P 0 आ गया। T की वैल्यू यहां से आ गई 4,
क्या आप चेक कर लो कि जो हमने पहले वैल्यूज निकाली थी और जो अब वैल्यूज निकाली हैं वो बराबर हैं। ध्यान से देखेंगे, R की वैल्यू -3 सही है, Q की वैल्यू 2 सही है, P की वैल्यू 0 सही है, T की वैल्यू 4। अब बाकी का पार्ट तो सेम रहता है कि यहां वैल्यूज तो आपको रखनी ही पड़ेंगी। तो ये जो P Q R T है, इन सब की वैल्यू निकालने के लिए इनमें से जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, ये इसको करने का दूसरा तरीका है। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उसके साथ आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं और वैल्यूज यहां रखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 4 देखिए, इफ A इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, हमारे पास A एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसका की जो ऑर्डर है वो हमें 4 दे रखा है। मतलब A का जो ऑर्डर है वो 4 है, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू में 4। और यहां पर वो कह रहा है देन एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है वो 27 है। तो A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होगा? आपको ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। पहला प्रॉपर्टी जो हमें निकालना है उसके अकॉर्डिंग देखिए, A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A जो है वो आपका बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में I के। तो हमें यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ A यदि मिल जाए तो हम वैल्यू बता पाएंगे। इनफैक्ट आंसर भी जो है आपको वो इसी फॉर्म में दे रखा है, I मल्टीप्लाई में दे रखा है, ऑप्शंस में है। तो यहां पर डिटर्मिनेंट को हमें इससे फाइंड करना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 होता है, जहां पर n है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहां पर आप समझें कि डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, यहां पे इसको लिख सकता हूं मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 इज इक्वल टू 27। n जो है वो यहां पे 4 है, पुट कर देते हैं, तो 4 - 1 3 हो जाएगा 27। तो यहां पे आपका क्यूब 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3। तो यहां पे इसको इधर ले आओगे तो ये पावर 1/3 हो जाएगी, इसकी पावर 1/3। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू में 1/3, यहां पे कैंसिल हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो हमारे पास 3 आ गया। हम ये जानते हैं कि A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A जो है वो आपका वो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में I के बराबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास 3 आया है I, तो यहां इसकी वैल्यू हो गई 3I। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन C यहां पर आपको यही दे रखा है। तो आप समझे कि हमें दो प्रॉपर्टीज की यहां पर नीड थी। A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के बराबर होता है, और एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 के बराबर होता है। सारी वैल्यूज रखी तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मिल गया और यहां से हमें ये आंसर भी मिल गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 5 देखिए, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3 0 0 0 2 0 0 0 5 इज, इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्या होगा? आप यहां पे समझे इनवर्स निकालने का एक तो वही तरीका कि आप सबसे पहले A इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो आप एडजॉइंट ऑफ A निकालें, फिर उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, A इनवर्स मिल जाएगा। अब यहां पर आप समझे दूसरा तरीका आप क्या यूज कर सकते हो जब ऑप्शंस दे रखे हैं। ये वाला मेथड हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इससे सॉल्व कर लेना। हम जानते हैं कि A इंटू में A इनवर्स इंटू में A इज इक्वल टू I होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई आगे से या पोस्ट मल्टीप्लाई पीछे से मल्टीप्लाई करने पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो दूसरा तरीका यह बनता है कि आप इन ऑप्शंस के साथ उसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि भाई जिसके साथ भी इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है वो आपका यहां पर इनवर्स होगा। अब यहां पर आप समझें, क्योंकि केवल इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो इसके इनवर्स में भी केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। और थोड़ा सा चेक करो कि भाई यहां पर 3 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होती है, वो होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी तीनों पोजीशंस पर 1 बनना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/3 से तो 1 बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से 1 बनेगा, 5 का मल्टीप्लाई 1/5 से।
आपको मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करना है, क्योंकि कई बार यहां पर भी कुछ लिखा होता है जो अंदर आ रहे आंसर को चेंज कर देता है। जनरली उसका रिवर्स लेना होगा, बट आपको जरूर मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो मैं मल्टीप्लाई भी करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर 3 0 0 0 2 0 0 0 5, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे आप किसके साथ? 1/3 0 0 0 1/2 0 0 0 1/5। पहली रो का पहले कॉलम के साथ करते हैं। 3 इंटू 1/3 1 हो गया, और ये दोनों जीरो हो जाएंगे। 0 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां पे इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, सब कुछ 0 आएगा। इसका इसके साथ पूरा 0 आएगा। इसका इसके साथ करोगे 0 आएगा। 0 प्लस 2 इंटू 1/2 1 आएगा, प्लस 0, ये पूरा 0 आने वाला है। आफ्टर दैट ये भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। 0 प्लस 0, और 5 इंटू 1/5 1 आ जाएगा। तो यहां पे आप चेक करें तो क्या आ रहा है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ रहा है। दैट मीन्स आई। सो ये सही हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर ली। ए इंटू में ए इनवर्स, या ए इनवर्स इंटू में ए जो है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, और यहां से हमें आंसर इसका मिल गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 6 देखिए। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट cos 67 डिग्री। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। cos 67 डिग्री, sin 67 डिग्री, sin 23 डिग्री, cos 23 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। cos 67 डिग्री इनटू में cos 23 डिग्री, माइनस का सिंबल आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 67 डिग्री इनटू में sin 23 डिग्री। अब आप बोलें सर 67 डिग्री 23 डिग्री ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, इनकी तो वैल्यू ही नहीं पता हमें। तो फिर हम क्या करेंगे? हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखनी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। किसके बराबर होता है? cos a प्लस b के बराबर होता है। आप बता देंगे कि cos a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो होता है cos a cos b, यहां प्लस है तो यहां माइनस आता है, sin a sin b। cos में ये उल्टा चलता है आपका, तो यहां पर आ जाएगा cos a प्लस b, यानी cos 67 डिग्री प्लस का 23 डिग्री। आप इसे ऐड अप करिए तो कितना मिलेगा? 3 0 6 और 2 8 और 1 9 90 डिग्री हो गया। और cos 90 हमारे पास क्या होता है? आपका 0 होता है। दैट मींस आप ऑप्शन ए को यहां पर टिक करेंगे। इजी टाइप का क्वेश्चन था। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, ऑर्डर 2 का। सिंपल सॉल्व करें और cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाते ही cos 90 बनेगा। cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं। नाउ क्वेश्चन 7 देखिए। इफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to kx plus 1 when x is less than equal to pi and cos x when x is greater than pi is continuous at x is equal to pi। यानी ये जो फंक्शन है वो x is equal to pi पर कंटिन्यूस है। देन द वैल्यू ऑफ k is, तो जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी? कोई भी जो फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यूस कब होता है? जब हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर आपका तीनों बराबर आ जाएं, तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। अब अगर वो कंटिन्यूस है तो ये तीनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। हम कहेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगी। सिंस द फंक्शन, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है। इज कंटिन्यूस at x is equal to pi is, then तब क्या होगा? देन जो LHL है वो बराबर होगी RHL के, वो बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू एट पाई पर। तो इन तीनों को हम यहां से फाइंड आउट करेंगे और यहीं से हमें हमारा k की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। LHL क्या होता है? LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस
अब LHL के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर x आपका लेस देन पाई है, यानी kx प्लस 1। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहां पर x को रख देंगे क्या, पाई माइनस h, एज x टेंड्स टू पाई देन h टेंड्स टू 0। तो यहां पर जो हमारा नई लिमिट बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में पाई माइनस h प्लस का 1। h की जगह 0 रख देंगे तो यहां से आएगा k पाई प्लस में 1, k इंटू में पाई बचेगा प्लस का 1। ये हमारे पास LHL आ गया। उसके बाद हमारे पास RHL निकालेंगे। RHL होता है लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। RHL के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर x आपका ग्रेटर देन पाई है। x ग्रेटर देन पाई क्या आ रहा है, हमारे पास cos x आ रहा है। यहां पर हम पुट कर देंगे x को क्या, पाई प्लस h, एज x टेंड्स टू पाई देन h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h। h के जगह पे 0 रख देंगे तो यहां बचेगा cos पाई, और cos पाई हमारे पास होता है माइनस का 1, यानी जो RHL की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 1 आ गई। इसे 1 नाम दे। फंक्शन की वैल्यू एट पाई निकालते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है एट x इज इक्वल टू पाई, वो क्या है, जहां पर x इज इक्वल टू पाई है वो kx प्लस 1 है, और फंक्शन की वैल्यू एट पाई निकालोगे तो वो हो जाएगा k पाई प्लस 1। जहां भी x है वहां पाई रख दिया। अब इन तीनों की वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे, तो LHL जो है वो हमारे पास आया है k पाई प्लस 1, RHL आया है -1, और फंक्शन की वैल्यू एट पाई आई है k पाई प्लस 1। इनमें से इन दोनों को हम यहां से ले लेते हैं, तो यहां से आएगा k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, इधर ले आओ, k पाई इज इक्वल टू -1 -1 माइनस का 2 हो गया। पाई को डिवाइड में ले आओ तो यहां से आ जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन पाई। तो जो k की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 2 अपॉन पाई आ गई है। तो कंसेप्ट यही है कि किसी भी फंक्शन जो कंटीन्यूअस है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर होंगी यदि वो कंटीन्यूअस है, और उन्हें निकाल करके इवेल्युएट करने से हमें यहां पर आपका k की जो वैल्यू है वो मिल गई है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 8 देखिए, इफ fx इज इक्वल टू x tan इनवर्स x देन f डैश 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो हमसे वो कह रहा है कि यहां पर, दिस इज क्वेश्चन 8, फंक्शन जो है वो हमारे पास है x tan इनवर्स x, और यहां पर हमें f डैश 1 की वैल्यू बतानी है। यानी अगर हम पहले f डैश x निकाल दें और उसमें फिर x के प्लेस पर 1 रख देंगे तो हमें f डैश 1 की जो वैल्यू है वो यहां पर मिल जाएगी। तो करते हैं, f डैश x निकालते हैं हम सबसे पहले। तो यहां पे समझे कि यहां दो फंक्शंस हैं 1 एंड 2, तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल आपका, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ u इंटू में v, क्या होता है, u सेम v का डिफरेंशिएशन प्लस v सेम u का डिफरेंशिएशन, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर हमारे पास इसका f डैश x क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन सेम tan इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और अब tan इनवर्स x सेम तो x का हो गया 1, यानी हमारे पास जो f डैश x है वो आ गया x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, और f डैश x ये आ गया। अब मुझे निकालना है f डैश 1, तो जहां पर भी यहां पर x है वहां पे 1 रख दो, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, tan इनवर्स 1, तो यहां पे हो गया 1/2। अब जो यहां पे इसे सॉल्व करना है तो जो tan है वो 1 किस पर होता है, π/4 पर, यानी जो अंदर ये 1 है मैं इसको tan π/4 लिख सकता हूं इजीली सॉल्व करने के लिए।
tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा पाई बाई 4, यानी इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 प्लस पाई बाई 4, यानी f डैश 1 की जो वैल्यू है वो 1/2 प्लस पाई बाई 4 हमारे पास यहां पे आ रही है। दैट मींस पाई बाई 4 प्लस 1/2, ऑप्शन बी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 9 देखिए, अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। ये किस इंटरवल पर आपका इंक्रीजिंग होगा? आप समझे, मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बताता हूं किस तरह से चेक करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है? दिस इज क्वेश्चन 9। द गिवन फंक्शन इज वो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू में 10 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, और हमें इस पर ये इंक्रीजिंग बताना है कि किस इंटरवल पर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। एफ डैश एक्स मेरे पास आ जाएगा यहां पर 10 का तो 0 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 4x। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी -1 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया -4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1/4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4। अब आप रियल नंबर लाइन पर देखें, भाई यहां पे है माइनस इंफिनिटी, यहां पे इंफिनिटी, यहां कहीं पॉइंट है माइनस का 1/4। तो हमारे पास दो इंटरवल्स यहां पे बन रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से -1/4 और माइनस के 1/4 से इंफिनिटी। तो यहां पर आपका आप कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या मैं कहूं कि यहां पे इंटरवल्स, देखिए मैं टेबल फॉर्म में करवा देता हूं आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पे हम लिख रहे हैं इंटरवल, और यहां पे लिख रहे हैं उसका साइन, और यहां पे हम नेचर बताएंगे उसका, कि जो उसका नेचर है वो कैसा आ रहा है। अब पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से -1/4, माइनस इंफिनिटी से -1/4। देखिए प्लस का इंफिनिटी हो या माइनस का इंफिनिटी हो, उस पर कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं आता, लेकिन यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम केवल इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्लोज्ड इंटरवल आएगा, और माइनस के 1/4 से प्लस का इंफिनिटी। और यहां पर हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे इस इंटरवल के अंदर। तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करता हूं, और माइनस का 4 में यहां से कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस का 4 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो यहां माइनस का 4 नहीं है तो डिवाइड में आएगा, ये बन जाएगा 1/4, और यहां पे आ गया आपका क्या, प्लस का x। अब आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा और लिखते हैं इसे सॉल्व करके। माइनस का 4 इंटू में 0.25 प्लस का x। अब ध्यान से देखो कि आप इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से -1/4, -1/4 यानी माइनस का 0.5, माइनस का 0.25, तो यहां से कोई वैल्यू माइनस का 2 ले लूं मैं, इसमें से माइनस का 2 इधर ही होगा आपका। तो माइनस का 2 जब आप यहां पे लेंगे, यानी जब वैल्यू यहां से आएगी आपकी, तो ध्यान से देखें, तो सिंबल ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स। देखिए माइनस का 4 जो बाहर है वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है, और जब आप यहां माइनस का 2 रख देंगे तो प्लस का 0.25 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी अंदर से, यानी अंदर वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया ओवरऑल पॉजिटिव, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप माइनस का 1/4 लेंगे ये 0 बन जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये इस वाले फंक्शन में, इस वाले इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, इज इंक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। आफ्टर दैट अगले इंटरवल में चेक करते हैं, माइनस के 1/4 से इंफिनिटी, यानी देखिए एफ डैश एक्स जो है वो आपका बाहर वाला सिंबल तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, माइनस के 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वैल्यू किसी भी इंटरवल से लें, क्योंकि वो तो अपनी वैल्यू पर बना हुआ है। आफ्टर दैट मान लीजिए आप यहां से 1 ले रहे हैं, तो 1 प्लस 0.25 क्या हो जाएगा, प्लस का 1.25 आ जाएगा। तो यहां पर ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आएगा नेगेटिव, दैट मींस लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब डिक्रीजिंग आपका रहेगा। तो यहां पे ये आ गया डिक्रीजिंग। अब आप चेक कर लें कि क्या पूछ रहा था आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वो
इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। तो इंक्रीजिंग किस पे आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1/4। और अगर आप ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन ए यहां पर आपको दे रखा है, इसे आप टिक कर देंगे। तो आपसे वो पूछे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों ही आप बता सकते हैं अगर मेथड आपके माइंड में क्लियर है। तो पहले आप एफ डेस एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दीजिए, इंटरवल बनाओ और सिंबल चेक करो। सिंबल नेगेटिव या लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग रहेगा। नाउ क्वेश्चन 10 देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो यहां पर है आपका x dx, यहां पर dx है आपका, इसको इधर ले आए तो x dx इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। इजिली पहले से ही वेरिएबल सेपरेटेड दे रखे हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे हम। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे तो आ जाएगा x dx, यहां पे आ जाएगा माइनस का y dy। x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। इसको इधर ले आए तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस का y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में c। 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है आपकी, पासिंग थ्रू और हैविंग सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस √2c आपका। तो यहां से ये फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन है आपकी। दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स, यानी कि आप ऑप्शन सी को ही यहां पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 11 देखिए, इफ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी इस टर्म की जो वैल्यू है वो एफ एक्स के ही बराबर है। तो हमें बताना है कि a टू बी एक्स एफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा आपका। अब यहां पर हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम ये जानते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो किसके बराबर हो सकता है। आप इसे लिख सकते हो a टू बी और f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, यानी जहां पर भी x है वहां पर आप इन दोनों का सम माइनस x लिख दो, दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस का x यहां पर लिख दो। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, a टू b, जहां पर x है वहां पर लिखना है आपको a प्लस बी माइनस एक्स, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स इज, और यहां पे आ जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। अब आप ध्यान से देखें तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के ही बराबर आपको गिवन है। तो मैं इसके प्लेस पर एफ एक्स लिख सकता हूं फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो यहां पे आ जाएगा आपका a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू में एफ एक्स डी एक्स। अब एक बार इसे एक टर्म और इसे एक टर्म लेकर एफ एक्स की मल्टीप्लाई कर लो, a टू बी, यहां पे आ गया a प्लस बी इंटू में एफ एक्स डी एक्स, और यहां पे माइनस का a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब आप ध्यान से देखें तो जिस टर्म की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वही टर्म यहां पर आपका बन रही है। इसे हम स्टार्टिंग में ही i मान लेते हैं, लेट ये टर्म i के बराबर है। तो ध्यान से देखो ये वापस से i बन गया यहां पर, यानी इस पूरे टर्म की जगह पे हम i लिख सकते हैं और यहां पर इसे हम आपका सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखें, यहां पर आपका इंटीग्रेशन ये तो हो जाएगा a प्लस बी हमने बाहर ले लिया और a टू बी एफ एक्स dx माइनस का i। जब इस माइनस के i को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहां पे आ गया a टू बी एफ एक्स dx। ये हो गया 2i, 2 इधर आ जाएगा आपका तो i बचा
a प्लस बी बाई टू, यहां पे आ गया a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब आप इसे चेक करें कि यहां पर ये कौन सा ऑप्शन आपको इस तरह का दे रखा है, a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दैट इज ऑप्शन डी यहां पर आपको दे रखा है। तो आप इसे यहां पर टिक कर दें। क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, केवल एक प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज कर ली है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, जहां पर भी एक्स है वहां पर ए प्लस बी माइनस एक्स आप सब्सटीट्यूट कर दें। फिर हमने इसको एक और इसको एक फंक्शन मान के मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसके साथ किया तो ये वापस से आई जैसा बन गया और इस आई को हम इधर ले आए और यहां पर हमारा a प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो गया। हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे एफ एक्स का क्योंकि वो कोई फंक्शन दे ही नहीं रखा है, तो इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। आई आपका ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन 12 देखिए, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन की पावर 4 एक्स एंगल है एक्स की पावर 4 कॉस एक्स की पावर 4 dx इस टर्म के बराबर है, तो यहां से e की वैल्यू हमें बता दीजिए, देन a इज इक्वल टू। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे ना तो वो राइट हैंड साइड वाले की तरह बनेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और फिर जब ये इसके बराबर आएगा तो हम बराबर लिख करके a की वैल्यू यहां से कंपेयर करके निकालेंगे। आप जरा समझें, यहां पर अगले स्टेप में आप इसे i मानोगे और इसे सॉल्व करोगे। फिर यहां पे आगे अब आप ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि मैं यहां साइन को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो कॉस मुझे मिल जाएगा और x की पावर 4 का भी डिफरेंशिएशन x क्यूब मुझे मिल जाएगा। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, अगले स्टेप में i मान करके लिखेंगे। तो हम यहां पे पुट करेंगे साइन x की पावर 4 को t, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x की पावर 4 और x की पावर 4 एंगल का करोगे 4x क्यूब dx इज इक्वल टू में dt। आप यहां पे समझे कि यहां पे cos x की पावर 4 है और x क्यूब है, 4 यहां नहीं है तो डिवाइड में ले आएंगे, तो यहां पे आ जाएगा x क्यूब cos x की पावर 4 dx को हम dt लिख देंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या, ये दोनों तो dt बन गए और ये t बन गया, t की पावर 4 dt बाई 4, 1/4 को बाहर ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन हो गया, पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर नीचे आ जाएगी प्लस का c, यानी यहां पे आ गया 1/20 और t की वैल्यू वापस रख दो, साइन की पावर 5 x 4 उसका एंगल प्लस का c। इस लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को सॉल्व करने पर ये आ रहा है, राइट हैंड साइड वाली क्या दे रखी थी, दोनों को इक्वल लिखते हैं, 1/20 साइन की पावर 5 x की पावर 4 प्लस का c इज इक्वल टू a इंटू में साइन की पावर 5 x की पावर 4 प्लस का c, ये हमारे पास आ रहा है। तो यहां से c है, ये वाली टर्म भी है, तो यहां से जब आप इवेल्युएट करते हैं तो a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, वो हमारे पास 1/20 यहां पर आ गई। दैट मीन्स आप अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी हमारे पास आ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है और राइट हैंड साइड में कोई टर्म दे रखी है, तो एग्जैक्टली वो उसका आंसर है और जो कांस्टेंट पार्ट है वो आपको वहां से उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके जो आएगा वो इवेल्युएट मतलब इक्वल करने पर आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू वहां पर क्या होगी। क्वेश्चन 13 देखिए, अ बर्ड फ्लाइज थ्रू ए डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द वेक्टर i प्लस 2j प्लस k। एक बर्ड है जो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है जो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। मैं इसे लिखता हूं यहां पर क्वेश्चन 13, लेट द वेक्टर a represents फ्लाइंग ऑफ बर्ड, फ्लाइंग ऑफ बर्ड को ये रिप्रेजेंट करता है और ए वेक्टर हमारे पास क्या है, दैट इज i प्लस 2j प्लस k, ये हमारा ए वेक्टर है। ए मैन स्टैंडिंग बिसाइड अ स्ट्रेट मेट्रो रेल ट्रैक गिवन बाय, एक स्ट्रेट मेट्रो का रेल ट्रैक जो है वो हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है उससे मिल जाएगा, इज ऑब्जर्विंग द बर्ड। वो जो मैन है
वो उस बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है मेट्रो ट्रैक से। द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ इट्स फ्लाइट ऑन द मेट्रो ट्रैक इज, तो बर्ड का जो प्रोजेक्शन है किस पर, मेट्रो ट्रैक पर, वो आपको निकालना है। तो यहां पे कहेंगे मेट्रो ट्रैक इज मेट्रो ट्रैक इक्वेशन। तो यहां पे मेट्रो ट्रैक के लिए इक्वेशन क्या दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में 3 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो जो मेट्रो ट्रैक की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन है वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहां एक वेक्टर होता है जिससे वो पास हो रहा है और उस लाइन का जो आप कहेंगे डीआरस का वेक्टर है वो बी वेक्टर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे आ जाएगा 3i प्लस लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा जे कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 लैम्डा के कैप। अब जो बिना लैम्डा वाले हैं उन्हें लिखो 3i माइनस का जे और लैम्डा वालों में से लैम्डा कॉमन ले लो, i प्लस 2j प्लस 3k। तो इस लाइन का जो मेट्रो ट्रैक है उसका वेक्टर, मेट्रो ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर, लेट मेट्रो ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर बी। बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो बी होगा क्या, लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो उसके डीआरस होते हैं, तो उनसे जो वेक्टर बन रहा है वो उस मेट्रो ट्रैक को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास जो बी वेक्टर है वो होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। मुझे इस बर्ड जो फ्लाई कर रहा है उस स्ट्रेट लाइन में उसका प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, बी वेक्टर पर। तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका इस पर प्रोजेक्शन निकालना है। रिपीट माय वर्ड्स, बर्ड का जिस लाइन में बर्ड फ्लो कर रहा है उस लाइन का प्रोजेक्शन मेट्रो ट्रैक पर निकालना है जो ए और बी हमने मान रखे हैं। ए ऑन बी इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है दोनों का तो डॉट प्रोडक्ट कर दो और जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉड्यूलस नीचे आएगा। आई रिपीट माय वर्ड्स, दोनों का तो स्केलर प्रोडक्ट और जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस नीचे। तो ए डॉट बी ऊपर क्या आ जाएगा जरा चेक करें, ए क्या है, आई प्लस 2j प्लस का k डॉट बी क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास आई प्लस 2j प्लस का 3k और बी का जो मॉड्यूलस है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आई जे की के कॉफिशिएंट जो है उनका स्क्वायर कर देंगे हम यहां पर। तो ध्यान से देखें, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3 और नीचे क्या आ गया हमारा, नीचे आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यहां पर आ रहा है। तो ऊपर हो गया 4 और 3 7 और 1 8 और यहां पे हो गया 9 4 13 और 1 14, 8 बाई रूट 14 यूनिट्स इसका प्रोजेक्शन यहां पे आ रहा है। दैट मींस आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मैं क्विक रिकैप करता हूं क्वेश्चन का कि पहले जो बर्ड जिस डायरेक्शन में जिस लाइन के अलोंग फ्लो हो रहा है उसको एक वेक्टर माने, फिर जो मेट्रो ट्रैक वाली लाइन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, उसके डीआरस वाला वेक्टर निकालें, उसको बी से कहें, फिर ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना एक इजी टास्क आपके लिए हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 14 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। तो हमें इस पोजीशन वेक्टर की वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। इस पोजीशन वेक्टर का अगर मैं पॉइंट, जो पॉइंट है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो क्या है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ गिवन पॉइंट आर। हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट
लेट से इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सम P आपका, वो क्या है, वो हमारे पास है 3i प्लस 4j प्लस 5k हैविंग कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूं तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 3, 4, 5। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 4 और 5। आफ्टर दैट हम यहां समझें कि वो कह रहा है वाई एक्सिस से इस पॉइंट P के जो है 3, 4, 5 इसकी डिस्टेंस निकाल दीजिए आप फ्रॉम वाई एक्सिस। मान लीजिए ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है। लेट से दिस पॉइंट इज P, लेट से दिस पॉइंट इज Q। तो Q जो है वो किस फॉर्मेट का होगा आपका? Q पर x 0 होगा, यहां y की कुछ वैल्यू होगी और z भी 0 होगा क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं। तो 0 k 0। यदि मैं ये k निकाल दूं, यदि मुझे ये कैसे भी करके k मिल जाए तो फिर मैं यहां पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके और इसकी डिस्टेंस बता दूंगा। बट ये k मुझे कैसे मिलेगा? इस k को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहां समझिए कि इस y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो वो क्या होते हैं आपके पास? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ y एक्सिस, उसके लिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता होने चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस होते हैं 0, 1, 0। आप बोले सर कैसे हो गए? तो थोड़ा सा क्विक रिकैप जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपको माइंड में रहे, कुछ याद ना करना पड़े और आप किसी के भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखें, ये हमने तीनों एक्सिस बना दी आपकी, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। यहां कोई लाइन है L जो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। तो हमारा जो L होता है वो होता है cos अल्फा, m होता है cos बीटा और n होता है आपका cos गामा। अब क्योंकि जो ये लाइन है वो y एक्सिस है, अज्यूम दैट द लाइन इज y एक्सिस, तो y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? दैट इज 90 डिग्री। बीटा होता है उसका y एक्सिस के साथ एंगल, तो y एक्सिस का खुद के साथ एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। गामा z एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री, क्योंकि जो तीनों एक्सिस होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, यानी आपस में सभी में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो यहां पर जो L की वैल्यू है वो होगी cos 90, दैट मींस 0, और m हो जाएगा cos 0, दैट मींस 1, n हो जाएगा cos 90, दैट इज ऑल्सो 0। तो मैं कहूं DCs ऑफ y एक्सिस, DCs ऑफ y एक्सिस हो जाएंगे 0, 1, 0। ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए y एक्सिस के। सिमिलर आप x एक्सिस के, सिमिलर आप z एक्सिस के निकाल सकते हो फॉर द क्वेश्चंस अगर वो x एक्सिस और z एक्सिस चेंज करता है। अब आप समझें कि DCs हमें मिल गए। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के ही m मल्टीपल होते हैं, और आई मस्ट से कि इसके ही प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज, या ऐसा कह दो m मल्टीप्लाई करने पर, कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पर आपको y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। तो मैं मान लीजिए मैं कहता हूं वो इसके m मल्टीपल हैं, तो डी आर्स ऑफ y एक्सिस हो जाएंगे आपके क्या? 0, m, 0। तो मुझे y एक्सिस के डी आर्स मिल गए। इस लाइन PQ के मैं डी आर्स निकाल सकता हूं, डी आर्स ऑफ PQ। तो PQ के डी आर्स क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 0 माइनस 3 इज माइनस का 3, k माइनस का 4 एंड माइनस का 5, क्योंकि जब हमारे पास एक लाइन दे रखी हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसके जो डीआरस हैं वो होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डीआरस का जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा। सो PQ इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, देयरफॉर इसका प्रोडक्ट 0, 0 इंटू माइनस 3 प्लस m इंटू में k माइनस 4 प्लस 0 इंटू में माइनस का 5 इज 0। अब यहां पर ध्यान से देखें तो ये सब कुछ 0 हो गया, ये भी m इंटू में k माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
ये डिवाइड में जाके 0, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 4। तो k की जो वैल्यू है वो मेरे पास 4 आ गई, यानी 0 4 0। q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल गए 0 4 0। तो आप समझें यहां पर डिस्टेंस pq हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस pq हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। यहां पर आप देखें तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहां पे आ गया 0 25, 25 प्लस 9 तो यहां हो जाएगा 34, रूट 34 यूनिट्स। तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन हमने यहां पर कर दिया है, फुल कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने किया है। इतना डिटेल्ड आपको करने की जरूरत नहीं होती है, आप शॉर्टली इसे कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में होता है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है, फिर इजी टाइप से आप इसे बना सकते हैं। तो यहां पर बस ये आपको कंसेप्ट डायरेक्शन कोसाइंस का आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप इसे भूल जाते हैं देन इजीली थोड़ी सी देर में आप इसे निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 15 देखिए, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, देन हमें वैल्यू निकालनी है 2a वेक्टर डॉट आई कैप, आई ये आई बाहर रहेगा, इसकी वैल्यू निकाल देनी है, वो इसकी वैल्यू निकाल देनी है j, इसका वैल्यू निकाल देनी है c, फिर ये एक वेक्टर बन जाएगा, फिर ये एक वेक्टर बन जाएगा और हमें ये बताना है कि ये जो वेक्टर है वो आपका किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो यहां पर आप ध्यान से समझे, मैं पहले 2a वेक्टर इंटू आई कैप की वैल्यू निकाल देता हूं। ध्यान से देखिए 2a वेक्टर, a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6i प्लस 4j प्लस का 4k इंटू में आई कैप। ध्यान से देखो ये एक वेक्टर है और जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो i का कोफिशिएंट i के साथ और j का j के साथ, k का k के साथ। अगर यहां केवल आई कैप है तो मतलब दोनों जो है वो 0 है, ऐसा समझ लो 0 j कैप है 0 k कैप है। या फिर आप i का हर किसी के साथ प्रोडक्ट करोगे तो केवल i का i के साथ प्रोडक्ट 1 होगा, i का j के साथ प्रोडक्ट 0 होगा, i का k के साथ प्रोडक्ट 0 होगा। स्केलर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे उससे कर लो। भाई इसका इसके साथ करेंगे 0, इसका इसके साथ करेंगे 0 और इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आपका। अगला हमें यहां पर निकालना है b डॉट j कैप। b क्या है मेरा i प्लस j माइनस का 3k एंड j क्या है मेरा यहां पर, ये रहा केवल j है, तो j वाले से कर देंगे बाकी 0 हो जाएगा, ये आ गया 1। अगला मुझे निकालना है c डॉट k कैप। c डॉट k कैप मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6i माइनस j प्लस का 2k डॉट k के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन तीनों की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, वो मैं यहां रख दूंगा इसके अंदर। तो देखिए जरा ये वेक्टर कैसा बनेगा, ये बनेगा पहले वाले की वैल्यू आई है 6i, दूसरा आया है मेरे पास 1 और यहां पे माइनस का सिंबल है तो माइनस का j कैप, और ये मेरे पास आया है 2k कैप। अब ये डायरेक्टली आंसर में नहीं दे रखा है, इसके बारे में वो कह रहा है a वेक्टर के बराबर है, b वेक्टर प्लस c वेक्टर के बराबर है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बराबर है या फिर c वेक्टर के बराबर है। तो चेक करें तो यहां पर 6 माइनस का 1 प्लस का 2, तो ये एग्जैक्टली c वेक्टर के बराबर दे रखा है। दैट मीन्स आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। बस यहां पे मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको, और अगर आप i को तीनों के साथ करना चाहें तो यहां पे मैं इसको भी बता देता हूं, दूसरे तरीके से आप मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे। यहां पे आ जाएगा 6i डॉट आई, 4j डॉट आई, 4k डॉट आई। सिमिलर होगा अगले वाले पार्ट्स में, तो i डॉट आई तो 1 हो जाएगा, j डॉट आई 0 हो जाएगा, k डॉट आई 0 हो जाएगा। मतलब i, j और k का अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट तो होता है 1, बाकी कोई भी 2 आ जाएं सब 0 होते हैं। तो यहां पे आ गया 6, तो ये आ गया 6 आपका। सिमिलर तरीके से आप चाहो तो भाई i है तो केवल i वाले से कर दो, बाकी सब 0 हो जाते हैं, और j है तो j वाले से, इस तरह से भी आप कर सकते हैं।